हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्लास 11th की इकोनॉमिक्स है और ये सिर्फ एक रिवीजन क्लास है। हो सकता है इन क्लासों में मैं कॉन्सेप्ट पर इतना दबाव ना डालूं, ठीक है। तो कंसिडर कीजिएगा एक एंड मोमेंट रिवीजन की तरह। तो आइए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम मेन चीज़ें टारगेट करेंगे, जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं उस हिसाब से तो हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर रिज़ल्ट ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, मतलब कि जो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंटली एग्ज़ाम में आती हैं हम बस टारगेट उसी को ही करने वाले हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। तो पहला चैप्टर आप सभी के सामने इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी है। तो देखेंगे तो ये पहला पेज तो आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपका मूड है तो एक बेसिक रीड कर लीजिएगा, वरना इसकी ऐसी कोई नीड नहीं होती है यहाँ पर। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ सेकंड पेज की, तो सेकंड पेज में ये काफ़ी सारी डेफिनेशंस आपको दी गई हैं। तो खैर ये तो हम समरी से पढ़ लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और उसके चलते चलते रिसोर्सेज हैं आपकी, उसकी करेक्टरिस्टिक्स आप देख लीजिए, चाहे उसको आप करेक्टर कह लो, फीचर कह लो, रिसोर्सेज की। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, रिसोर्स स्केयर्स होती हैं। और दूसरी बात क्या है, रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। मतलब कि रिसोर्स एक आपकी कम मात्रा में रहती है। भाई देखिए हम ह्यूमंस हैं, हमारी नीड्स बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती हैं। हमको कोई चीज़ मिल जाएगी तो संतुष्टि नहीं होगी, हमको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होती हैं। तो भाई देखिए रिसोर्सेज अब इतनी तो नहीं है कि हमारी कभी ना ख़त्म होने वाली नीड्स को पूरा कर दें। तो दैट मीन्स दे आर स्केयर्स, ठीक है। तो सबसे पहला जो करेक्टर है रिसोर्सेज का वो यही है कि भाई ये स्केयर्स होती हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या आती है, अल्टरनेटिव यूज़। अब देखिए रिसोर्सेज से आप बहुत सारे कामकाज कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप बिजली का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो बिजली से बहुत सारे काम होते हैं। पानी भी एक टाइप की रिसोर्स है, पानी से आप देख सकते हैं बहुत सारे कामकाज आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही है कि जो रिसोर्सेज हैं उनके अल्टरनेटिव यूज़ होते हैं। एक एग्जाम्पल इन लोगों ने भी बहुत अच्छा दिया है। ये कह रहे हैं जो लैंड है आप वहाँ पर चाहे तो खेती कर सकते हैं, या फिर वही सेम लैंड पर आप बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट वगैरह भी कर सकते हैं, फैक्ट्री खोल सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं। तो कुछ भी तरीका आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो दो ये फीचर आप लोग जरूर पढ़ लें, ये आ जाते हैं यहाँ पे। चलिए आगे आपसे बात करेंगे। ये आ गया है यहाँ का इस चैप्टर का पेज नंबर 3। तो देखिए माइक्रो और मैक्रो में जो डिफरेंशिएट होता है ये आता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट अगेन ये हम टी शेप से पढ़ेंगे तो ये पेज भी आपके लिए बिल्कुल नहीं है। तो चलते हैं पेज नंबर 4 की तरफ, ठीक है जी। तो पेज नंबर 4 में आपका टी शेप आ चुका है ऑलरेडी। मैंने देखिए मार्क किए हुए हैं और लिखा है यहाँ पर कि 4 या 5 पॉइंट आप जरूर लिखें। जो भी टेस्ट वगैरह में आप लोग लिख रहे हैं, आप सभी के एग्जाम होंगे उम्मीद करता हूँ। तो माइक्रो मैक्रो में हम डिफरेंस देखते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करती है। कहाँ पर, एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। आप इतना भी याद कर सकते हैं इसको कि ये स्टडी करती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। दैट्स इट, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आसान है डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं आने की। मैक्रो की बात करता हूं तो बस लेवल ऑफ इंडिविजुअल की जगह लिख देना ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। तो देखिए ये भी वही है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कर रही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी कर रही है। कहां पर, एट द लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। एक पूरी इकोनॉमी है उसको पूरा मानते हुए। अब ये इकोनॉमी आप कुछ भी मान सकते हैं। आप अपने शहर को मान लीजिए, अगर आप शहर की बात कर रहे हैं तो आप अपनी कंट्री को मान सकते हैं, अपने जिला को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर। तो दो डेफिनेशन आप देख सकते हैं, काफ़ी आसान है। अब देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होने वाला है, यहाँ पर आप प्राइस एंड आउटपुट निकालेंगे। यहाँ पर आप क्या निकालने वाले हैं, प्राइस निकालेंगे और आउटपुट, यानी कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है, आप दो चीज़ यहाँ पर निकालने वाले हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ मैक्रो के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, एग्रीगेट आउटपुट और जर्नल प्राइस लेवल। ये एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, आपके टोटल कंट्री ने, ठीक है। ऊपर मैंने कहा था ना एज अ होल में आप कंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं भी वही आपसे कह रहा हूँ, आपकी पूरी कंट्री ने टोटल कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया है, दैट इज अ कंसर्न ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात यहाँ पर इसने करी थी जर्नल प्राइस लेवल, इसको बोलते हैं महंगाई, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। तो महंगाई है या मंदी है, तो ये दो चीज़ों से कंसर्न होता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स।
उसके बाद आप देखिए ये इनके दूसरे नाम हैं, ये माइक्रो को थ्योरी ऑफ प्राइस कहते हैं और मैक्रो को थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसको आप अलग पॉइंट में लिख दीजिएगा तो आपके 4 की जगह 5 पॉइंट बन जाएंगे। एक और अच्छी बात मानी जाएगी ये। उसके बाद देखिए थर्ड, ये वाला जो ऑफिशियली 4th पॉइंट है, ये आपसे क्या कह रहा है, ये देखिए जब भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आप मान लीजिएगा जितने भी मैक्रो वेरिएबल हैं वो कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आप ये मान लीजिए जितने भी माइक्रो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट होते हैं। ये 2 बात आपको यहाँ पर माननी पड़ेंगी। और चौथी बात देखिए यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मार्केट फोर्सेस होती हैं वो एक अहम रोल यहाँ पर अदा करती हैं। मार्केट फोर्सेस क्या होता है, जैसे जैसे आप चैप्टर के अंदर चलते जाएंगे आप सभी को ये वर्ड भी मालूम पड़ता चला जाएगा। और अगर मैं बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो भैया उसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं। तो यहाँ मार्केट फोर्सेस हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये टी शेप में अभी किसी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। नीचे आपको हेडिंग दिख रही होगी पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। तो अगेन हम यहाँ पर इसकी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट ही इसका टी शेप ही पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये मैंने पेज पलटा और आप सभी के सामने एक टी शेप मौजूद है। तो पढ़ेंगे क्या क्या बातें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स देखिए क्या करता है, यहाँ पर वो इकोनॉमिक इश्यूज की आप स्टडी करते हैं जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में जिनका रिलेशन होता है, ठीक है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कौन सी होती है, ये आपकी ओपिनियंस, भाई जो भी आजकल कंट्री के अंदर इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे हैं उनमें आपकी राय क्या है। लेट सपोज के पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं तो इसमें आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है। अगर ये वाली चीज की हम डील कर रहे हैं तो दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक, ठीक है। लेकिन अगर मैं पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर के मध्य में बात करता हूं, जैसे आज के पेट्रोल के दाम 100 रुपए हैं, 10 साल पहले पेट्रोल जो है 70 रुपए का था और आज से 10 साल के बाद पेट्रोल जो है वो 150 रुपए का हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे ऐसी बात कर रहा हूं तो दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो बात बड़ी सिंपल है, ठीक है। कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आती है आप फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए और इसको थोड़ा सा पीछे जाकर देखिएगा, ठीक है। यानी कि दोबारा सुन लीजिए, आपको रिलेट कर पाएंगे और बातें भी ठीक ठाक से समझ में आने लग जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखिए यहां पर आपको क्या करना है, व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी, ये 3 स्टेटमेंट से आपको कंसर्न होना पड़ेगा। देखिए जैसे मैं कहूं व्हाट वाज द प्राइस ऑफ पेट्रोल 10 years बैक, व्हाट इज द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोइंग ऑन नाउ एंड व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ पेट्रोल 5 साल के बाद। तो इस तरीके से आप यहां पर क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर सकते हैं। अब देखिए नॉर्मेटिव में क्या है, व्हाट ought टू बी, ये ought टू यहां पर एक मॉडल्स है, बचपन में आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो मस्ट की तरह हम इसका यूज करते हैं, तो व्हाट मस्ट बी, ठीक है। तो ये आपसे कह रहा है भाई आजकल देखिए जैसे पेट्रोल 100 रुपये पहुंच रहा है, तो यहां पर आपसे वही कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी द प्राइस ऑफ पेट्रोल, कि पेट्रोल का प्राइस अभी क्या होना चाहिए, क्या वो 70 हो, 80 हो, 90 हो या 100 ही रहे या और ज्यादा होना चाहिए। तो ये सब चीजें आती हैं, यहां पर ओपिनियन है लोगों के, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे उम्मीद करता हूं मैं। कहते हैं ये देखिए यहां पर कहते हैं इनकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं इनको हम मतलब ये सच्चाई नहीं होती, ठीक है। ये या तो सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं। लेकिन नॉर्मेटिव की बात करूं तो नॉर्मेटिव को हम कभी भी सही गलत में पेश नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ एक ओपिनियन होते हैं। अगर आपको कहीं पर 6 दिख रहा है और मुझे वो चीज़ 9 दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप और मैं दोनों गलत हो गए, ठीक है। ये ओपिनियन होते हैं तो इनको कभी भी हम ट्रू या फॉल्स नहीं कर सकते हैं, ये वाली बात है। अब भाई देखिए कुछ लोग खुश हो रहे हैं बड़े कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, बहुत अच्छी बात है, लोग बाग अब वाहन वगैरह को कम यूज करेंगे जिससे कि पॉल्यूशन की जो मेजर प्रॉब्लम है वो खत्म होगी, है ना। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं जिनका काम ही ये व्हीकल वगैरह का होता है, ओला उबर है, ये टोटल डिपेंड करते हैं व्हीकल्स पे ही, तो इन लोग के लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है, ठीक है ना। तो यहां पर ये ओपिनियन है, सही गलत का यहां पर कोई ज्यादा पंगा नहीं होता, लेकिन यहां पर आप चीजों को ट्रू या फॉल्स बता सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं, मैं आपसे अभी कहूं कि देखिए इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है चाइना से, आप अभी कह देंगे नहीं 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 आप गलत बात कर रहे हैं, तो चाइना की ही पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। इस चीज़ को आप वेरीफाई कर सकते हैं, आप इस चीज़ को क्रॉस चेक कर सकते हैं, आप इस चीज़ को गूगल पे फैक्ट देख सकते हैं। तो ये था इसका एग्जांपल। आगे बात करता हूं, ये देखिए यहाँ के जो फैक्ट एंड फिगर होते हैं उनको आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने भी आपको कहा था आप गूगल पर जाके देख सकते हैं कि चाइना की ही पॉपुलेशन ज़्यादा है इंडिया से। उसके बाद देखिए यहां पर इसको आप वेरीफाई नहीं करेंगे, ये तो एक डिबेटेबल इशू होता है, तो डिबेट्स तो क्या ही वेरीफाई हो सकती हैं, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट नहीं आता, यानी कि कोई यहां पर जजमेंट पास नहीं कर सकता, ये फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट जो बन गए सो बन गए,
ठीक है, अगर न्यूटन ने ग्रेविटी ईजाद की कि कोई भी चीज़ ऊपर से फेंकोगे तो नीचे ही जाएगी, तो इस चीज़ में आप कोई जजमेंट पास नहीं कर सकते, ये बात है तो है, ठीक है। लेकिन नॉर्मेटिव की बारी में आप जजमेंट पास कर सकते हैं। भाई आप दो व्यक्ति मेरे पास बैठे, एक व्यक्ति ने बोला कि पेट्रोल जो बड़े हैं वो बिल्कुल सही बात है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है पेट्रोल जो बड़े हैं वो बहुत गलत बात है। अब यहाँ पर मैं जजमेंट पास कर सकता हूँ, ठीक है, या तो मेरा जजमेंट आपके फेवर में होगा या फिर आपके फेवर में होगा। तो ये सब चीज़ें आती हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। इसके बाद मैं आपको एक और टी शेप पढ़ाने जा रहा हूं, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ इकोनॉमी के बारे में, और कुछ हद तक हम डेफिनेशंस देखेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं हम फटाफट से। देखिए यहाँ पर 3 टाइप की इकोनॉमी आपको देखने को मिल रही हैं, एक है सेंट्रली प्लान्ड, एक है फ्री इकोनॉमी, और एक है यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आइए बात करते हैं एक एक करके तीनों के बारे में। तो सेंट्रली प्लान्ड की मैं बात कर रहा हूं आपसे, ये ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं इनको कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, या फिर आप वो कर सकते हैं ओएमसी। ओएमसी मैंने आप सभी को बताया हुआ है, ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि दीज आर द इकोनॉमीज वेयर ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, आप ऐसा लिख सकते हैं। फ्री मार्केट में देखिए क्या होगा, दीज आर द इकोनॉमीज वेयर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ओएमसी बाय द मार्केट फोर्सेस, ठीक है। यहां पर आप गवर्नमेंट लिखिए, यहां पर आप मार्केट फोर्सेस लिखिए। भाई जो जितनी डिमांड करेगा उतनी ही उसको सप्लाई मिलेगी, दैट इज अ मार्केट फोर्स, ठीक है। और मिक्स्ड की मैं बात करता हूं तो ये वही इकोनॉमीज हैं जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी को ओएमसी कर रहा है कौन, मार्केट फोर्सेस भी और गवर्नमेंट भी। तो यहां पर आप लिख देना बोथ मार्केट फोर्सेस एंड द गवर्नमेंट, ठीक है। तो पहली डेफिनेशन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होगी, ऐसी मैं उम्मीद करूंगा। अब देखिए सेकंड पॉइंट में, यहां पर जो भी इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाएंगे उनका मोटिव या फिर एम क्या होने वाला है, सोशल वेलफेयर। लेकिन यहां का जो मोटिव रहेगा वो क्या रहेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और यहां का जो मोटिव रहेगा वो बोथ रहेंगे, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी कर रहे हो, सोशल वेलफेयर भी कर रहे हो। भाई इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, इंडिया में आप देखते हैं तो यहां पर चीजें मॉल के अंदर भी बिकती हैं महंगा करके ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। यहां पर राशन शॉप भी हैं जिनको आप लोग पीडीएस के नाम से जानते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ताकि गरीब लोगों को सस्ते में अनाज भी मिल जाए, कोई भूखा भी ना मरे। तो यहां दोनों काम काज हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 में आपसे पढ़ता हूं, यहां पर कंज्यूमर सॉवरेन नहीं है, इसका मतलब होता है आजाद, ठीक है। लेकिन फ्री इकोनॉमी की बात करूं, यहां पर बिल्कुल सॉवरेन है, ठीक है, यानी कि कस्टमर यहां पर किंग माना जाता है, जो कस्टमर डिमांड करेगा वही कस्टमर को यहां पर गुड्स मिले जाएंगे। और यहां की बात करूं तो यहां पर भी कस्टमर सॉवरेन है, जो भी वो डिमांड करेगा वो उसको यहां पे मिल जाया करेगी। तो यहां पर आप लिख देना सॉवरेन नहीं है, बाकी दोनों जगह पर है। आगे आपसे बात करता हूं, इन रिसोर्सेज को जो कंट्रोल करती है वो गवर्नमेंट करती है, ठीक है। गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कितने दाम पर ये चीज मार्केट के अंदर बिकनी चाहिए। लेकिन यहां पर जो मार्केट है वो यहां पर मार्केट, देखिए हर टाइम आप मार्केट फोर्सेस ही पढ़ रहे थे, तो यहां पर मार्केट फोर्सेस ही डिटरमाइन करेंगे कि आपके प्राइस क्या होने चाहिए। ये वाला जो है हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं, डिमांड में, कि कैसे हम किसी चीज के प्राइस को तय कर सकते हैं। तो परेशान बिल्कुल मत होना, आप ये प्लेलिस्ट जो भी मैं मेंटेन करने वाला हूं आप उसको स्टार्टिंग से एंड तक देखें। उसके बाद जो जैसे डाउट आते हैं आप बिल्कुल वेलकम हैं, कभी भी कैसे भी किन्हीं हालात में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करता हूं, कहते हैं यहां पर रिसोर्सेज को गवर्नमेंट भी कंट्रोल कर रही है और इंडिविजुअल्स भी कंट्रोल कर रहे हैं, तो प्राइसेस जो हैं वो यहां पर मार्केट ही डिटरमाइन करेगी। तो दोनों जगह प्राइसेस को किसने डिटरमाइन किया था, मार्केट ने, लेकिन यहां पर प्राइसेस को डिटरमाइन किसने किया था, ओनली गवर्नमेंट ने। तो आप ऐसा बोल सकते हैं। लैंग्वेज इसकी आसान भी बना सकते हैं अपने आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। द प्राइस ऑफ द गुड्स आर डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, द प्राइस ऑफ द गुड्स आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, और यहां पर भी सेम पॉइंट है, द प्राइस ऑफ द गुड्स आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। तो जो मैंने बोला है आप उसको लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, तो उम्मीद करूंगा इस पॉइंट में भी आपकी हेल्प मिलेगी। यहां पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको डोमिनेट कौन कर रहा है, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब हो गया यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी को डोमिनेट कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर, जो कि आपका हमारा इंडिविजुअल सेक्टर होता है। और यहां पर दोनों मिल बांट के करते हैं, जो कि एग्जाम्पल इसका देखिए इंडिया है,
ठीक है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है, लेकिन जाने से पहले मैं थोड़ी सी डेफिनेशंस आपको क्लियर करवाना चाहता हूँ। जैसे कि देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर इकोनॉमिक्स आ रही है। आप ये समरी कभी भी मत भूलिए किसी भी चैप्टर की। यहाँ पर एक ओवरव्यू आपको मिल जाता है। तो इकोनॉमिक्स देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये एक साइंस होती है। किसकी साइंस होगी? ह्यूमन बिहेवियर की होगी। अब यहाँ पर ये करेंगे क्या, ये देखते हैं। भाई जो भी रिसोर्स आपके पास स्केर्स हैं, आप उनको इस प्रकार एलोकेट कीजिए कि जो कस्टमर है उसको सेटिस्फेक्शन बढ़िया मिल जाए, प्रोड्यूसर है उसको प्रॉफिट बढ़िया मिल जाए, और सोसाइटी है उसको वेलफेयर, उसका भला भी हो जाए। तो मैंने आपसे क्या कहा, देखिए ये एक साइंस होती है। किसकी साइंस होगी? ह्यूमन बिहेवियर की होगी। अब ये लोग करेंगे क्या, ये देखेंगे जो रिसोर्स है आपको वो इस तरीके से एलोकेट करनी है, इस तरीके से बांटनी है ताकि जो प्रोड्यूसर है उसको प्रॉफिट मिल जाए, भाई ये आदमी खुश है। कंज्यूमर है उसको उसका सेटिस्फेक्शन मिल जाए, तो ये आदमी भी खुश है। सोसाइटी है वहां पर उसका वेलफेयर हो जाए, लोगों का भला हो जाए, तो ये भी तीनों खुश हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको यहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये डेफिनेशन सबसे एप्रोप्रिएट मानी जाएगी इकोनॉमिक्स की। और कोई इजी सॉल्यूशन मत ढूंढना, ये डेफिनेशन एकदम एप्रोप्रिएट है, आप इसी को ही चुनिए। बात करता हूं आपसे स्कैरसिटी के बारे में। ये एक सिचुएशन होती है जहां पर डिमांड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सप्लाई, मतलब कि डिमांड यहां पर बड़ी है सप्लाई से। किसी भी चीज की डिमांड है वो अगर ज्यादा है, मान लीजिए अगर मैं ये पेंसिल अगर बेच रहा हूं, तो ये पेंसिल मेरे पास एक है लेकिन खरीदने वाले इसके 5 हैं, यानी कि डिमांड जो लोग बाग हैं वो उसकी ज़्यादा कर रहे हैं, और पेंसिल की सप्लाई तो मेरे पास एक ही है। तो मैं क्या कहूँगा, भाई पेंसिल की मेरे पास कमी है, यानी कि पेंसिल इज स्केयर्स, यहाँ स्केयरसिटी है पेंसिल की। तो मैं ये आपसे बात कह सकता हूँ। उसके बाद मैं बात करता हूं आपसे चॉइस के बारे में। तो चॉइस एक प्रोसेस होता है, एक प्रतिक्रिया होती है जहां पर हम लिमिटेड अल्टरनेटिव में से सेलेक्ट करते हैं। देखिए आपके पास 2-4 ऑप्शन थे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। इन तीनों में से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है, तो दैट इज अ चॉइस। ठीक है, तो लिमिटेड ऑप्शंस हैं, लिमिटेड अल्टरनेटिव्स हैं, इनमें से आपको कोई एक चीज सेलेक्ट करनी है। इस प्रतिक्रिया को हम क्या कहते हैं? चॉइस कह देते हैं। अब देखिए चॉइस आती कैसे है, भाई रिसोर्सेज स्केर्स हैं और रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं, इन पे हम बात कर ही चुके थे। माइक्रो, मैक्रो, पॉजिटिव, नॉर्मेटिव, इन पर आप टी शेप लगा ही चुके हैं। अब सीधा सीधा इकोनॉमी के बारे में बात कर लो। तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर लोग बाग अपनी लिविंग अर्न करते हैं, यानी कि अपना कामकाज करके पैसा वैसा बनाते हैं। इस सिस्टम को, इस जगह को हम कहते हैं इकोनॉमी। ठीक है, तो बाकी इन तीनों के बारे में भी टी शेप आप पढ़ चुके हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर पूरी तरीके से हो जाता है समाप्त, और मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर की तरफ।